इस वीडियो में मैं BHU सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एमटेक एंट्रेंस एग्जाम पेपर के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा। एक क्वेश्चन पेपर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एग्जाम में यूजफुल होगा, चाहे वो AE हो, JEE का एग्जाम हो, JRF हो, नेट हो, सबके लिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 31 से आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज एडॉप्टेड इन इंडिया इज। इंडिया में कौन सा रिकॉर्डिंग रेन गेज अपनाया गया है या यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है टेलीमेट्री टाइप, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है वेगिंग टाइप, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है टिपिंग बकेट टाइप, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है नेचुरल साइफन टाइप, तो आंसर होगा फोर्थ, नेचुरल साइफन टाइप। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेन गेज। तो इंडिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग रेन गेज के रूप में कौन सा यूज होता है? तो नेचुरल साइफन टाइप। नेचुरल साइफन टाइप का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लोट टाइप रेन गेज। और तीसरा नाम है स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो ये तीनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रेन गेज होते कितने तरह के हैं? तो हमने जो पढ़ा है बेसिकली वो 4 तरह के होते हैं। 4 में 2 से हम फेमिलियर हैं। पहला नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, दूसरा रिकॉर्डिंग टाइप, तीसरा टेलीमेट्री टाइप और चौथा रडार मेजरमेंट। तो पहला जो है नॉन रिकॉर्डिंग, उसको कहते हैं साइमन रेन गेज। साइमन रेन गेज का डायमीटर अक्सर पूछा जाता है। गोल सा सर्कुलर फ्यूनल होता है, उसका डायमीटर 12.7 सेंटीमीटर होता है। ये ऑप्शन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद आइए रिकॉर्डिंग में। तो रिकॉर्डिंग में कितने तरह के होते हैं? तो रिकॉर्डिंग 3 तरह के होते हैं। रिकॉर्डिंग रेन गेज 3 तरह के, एक टिपिंग बकेट, एक वेगिंग बकेट और नेचुरल, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, नेचुरल साइफन टाइप। एक क्वेश्चन यहां से भी राइज होता है कि इन तीनों रिकॉर्डिंग रेन गेज में किस रेन गेज के द्वारा मास कर्व नहीं प्रोड्यूस होता है? तो आंसर हो जाएगा टिपिंग बकेट टाइप। ये पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं पूछा है। ये हमें याद है कि BHU में, नेट में, JRF में, SRF में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, रेन गेज का और अलग अलग नाम क्या है? तो रेन गेज का नाम है अलग। रेन गेज तो है ही नाम, इसके अलावा भी इसका 3 नाम है। इसके पहले वीडियो में भी आया था ऑप्शन में, हेटोमीटर रेन गेज का ही नाम है। पल्वियोमीटर, ओरम्बोमीटर, ये भी रेन गेज का ही नाम है। तो ये तो इस क्वेश्चन के बारे में हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 था, 2010 का पेपर था। ऑप्शन चौथा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि इफ द साइज ऑफ वाटर शेड इंक्रीजेज देन रन ऑफ, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रन ऑफ? अगर वाटर शेड का साइज इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो रन ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3, वॉल्यूम डिक्रीजेज बट रेट इंक्रीजेज। अगर साइज बढ़ेगा ना, तो टोटल वॉल्यूम तो घटेगा रन ऑफ का, लेकिन रन ऑफ का जो रेट होगा, मतलब पर सेकंड जो पानी बहने की जो
क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। वो इसलिए बढ़ेगी कि हर जगह से पानी गेजिंग स्टेशन पर या निकास एंड पर कह लीजिए या आउटलेट कह लीजिए, आउटलेट पर पहुंचेगा पूरे वाटर सेट से। तो पूरे वाटर सेट से जब पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि रेट ज्यादा होगा, लेकिन टोटल रन ऑफ कम होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। The line above which there is no hydrostatic pressure and below which there is hydrostatic pressure, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे सीपेज लाइन, या इसका दूसरा मतलब होता है फेट्रिक लाइन। ये सीपेज लाइन फेट्रिक लाइन होता क्या है? तो सीपेज लाइन और फेट्रिक लाइन एक बाउंड्री लाइन है जिसके ऊपर अनसेचुरेटेड सॉइल होता है और नीचे सेचुरेटेड सॉइल होता है। तो पानी सीपेज का फ्लो है, तो सीपेज का जो सबसे लास्ट लिमिट होगा उसको कहते हैं सीपेज लाइन। सीपेज लाइन के नीचे तो पानी का प्रेशर होता है, नीचे से ही सीपेज होकर रीच करके ऊपर तक आता है। तो नीचे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पानी का प्रेशर है, लेकिन ऊपर में तो ये लास्ट बाउंड्री है ना सीपेज लाइन, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। तो ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नीचे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे में तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो लेकिन ऊपर में हाइड्रोस्टैटिक ना हो। ये नहीं कह रहा है कि ऊपर में एटमॉस्फेरिक हो, लेकिन उलट के बोल दिया कि ऊपर में हाइड्रोस्टैटिक ना हो। तो ऐसे लाइन को कहते हैं सीपेज लाइन। इसका आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34। फॉर स्ट्रॉम रन ऑफ एनालिसिस द बेस फ्लो सेपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन। स्ट्रॉम रन ऑफ के एनालिसिस में, तो स्ट्रॉम रन ऑफ के एनालिसिस में हम फ्लड हाइड्रोग्राफ से बेस फ्लो को हटाते हैं। बेस फ्लो को हटाते हैं तो आ जाता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो कह रहा है फॉर द स्ट्रॉम रन ऑफ एनालिसिस द बेस फ्लो सेपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन, मतलब बेस फ्लो का सेपरेशन किस टाइप के हाइड्रोग्राफ में से किया जाता है। किस टाइप के हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो को हटा देंगे तो रन ऑफ एनालिसिस होगा, मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा। तो हो जाएगा फ्लड हाइड्रोग्राफ। सुन लीजिए, जो हमें हाइड्रोग्राफ मिलता है ना गेजिंग स्टेशन पे, जहां पर डिस्चार्ज का मेजरमेंट होता है, वहां पे जो हमें हाइड्रोग्राफ मिलता है वो हाइड्रोग्राफ होता है फ्लड हाइड्रोग्राफ, और हमें निकालना होता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। और हमारे पास है क्या? फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का कंपोनेंट होता है और एक बेस फ्लो का कंपोनेंट होता है। तो बेस फ्लो के कंपोनेंट को जब हम हटाएंगे तो मिलेगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। उसी को कहते हैं स्ट्रॉम रन ऑफ एनालिसिस। जब वो हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा तब हम स्ट्रॉम रन ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है द वॉल्यूट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप चेंज। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो वॉल्यूट है वो क्या चेंज करता है, मतलब किस चीज को किस चीज में चेंज कर देता है। तो पहले हमारा भी काफी लंबा चौड़ा वीडियो है, काफी समझा करके बताएं कि वॉल्यूट होता क्या है। इंपेलर के बाद और केसिंग के पहले जो खाली जगह है उसको वॉल्यूट कहते हैं। वो करता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदल देता है। जो पानी आ रहा है नीचे से और इंपेलर घूम रहा है तो इंपेलर उसको बाहर की ओर फेंकेगा काफी तेज वेलोसिटी से, लेकिन फेंकेगा तो उसको वॉल्यूट बाहर नहीं जाने देगा, उसको वहीं पर कंपैक्ट कर लेगा
और इधर से इंपेलर फेंकते रहेगा और वहां जमा होते रहेगा वॉल्यूट में। जब जमा होगा एक चीज इधर से, मान लीजिए एक ही रूम में एक लड़के को भेजा गया, 2 को भेजा गया, इसी तरह से 1000 लड़के को एक ही रूम में जबरदस्ती भेज दिया जा रहा है और रूम एक खाली जगह है, जैसे वॉल्यूट एक खाली जगह है, तो लड़के अंदर में चिपकेंगे कि नहीं, एक दूसरे पर धक्का देंगे, हाई प्रेशर में होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और इंपेलर क्या था, इंपेलर पानी को काफी तेज स्पीड से फेंक रहा था, मतलब काइनेटिक एनर्जी को आगे बढ़ाया और आगे काइनेटिक एनर्जी बर्बाद हो गया, लेकिन बर्बाद होकर के बना क्या, तो प्रेशर एनर्जी में बना। तो वॉल्यूट वेलोसिटी हेड को प्रेशर हेड में चेंज करता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ट्रेस कंस्ट्रक्टेड ऑन कंटूर लाइन आर कॉल्ड। वैसा ट्रेस, ट्रेस मतलब बेंच ट्रेस, जो कंटूर लाइन पर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो पहला है ग्रेडेड ट्रेस, ऑप्शन है पहला ग्रेडेड ट्रेस। तो ग्रेडेड का मतलब ही होता है ऐसे स्लोप, यहां से अगर शुरू हुआ यहां तक आया तो थोड़ा स्लोप रहेगा, देखिए नीचे की ओर जा रहा है, फिर यहां पर सॉइल ऐसे खड़ा रहेगा थोड़ा, और फिर इसके ऊपर से ये वाला फिर शुरू होगा। तो यहां पर देखिए इतने का गैप है, एक गैप है ना, फिर ऐसे स्लोपी होगा। तो ये तो स्लोपी है, तो ये तो कंटूर हुआ नहीं, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है लेवल ट्रेस, तो लेवल तो बिल्कुल हॉरिजेंटल होता है, तो यही आंसर होगा सही, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा ऑप्शन है बेंच ट्रेस। तो बेंच ट्रेस में बहुत तरह के ट्रेस होते हैं, जैसे ग्रेडेड ट्रेस बेंच ट्रेस का ही एक टाइप है, तो हम बेंच ट्रेस को निगलेक्ट करेंगे यहां। चौथा है ड्रेनेज टाइप ट्रेस। तो याद रख लीजिए ये कंसेप्ट की बात है, ड्रेनेज टाइप ट्रेस को हम ग्रेडेड ट्रेस ही कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर चौथा दोनों सेम चीज है, केवल नाम अलग है। ड्रेनेज का मतलब पानी का निकास करना, वैसा ट्रेस जो पानी का निकास करे। तो ग्रेडेड ट्रेस भी पानी के निकास के लिए ही बनाया जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं हम ग्रेडेड ट्रेस। आगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा है, देखिए क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 37, बेंच ट्रेस आर कंस्ट्रक्टेड, सॉरी इसी से रिलेटेड 38 में पूछा है, अभी हम 37 डिस्कस कर रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है बेंच ट्रेस आर कंस्ट्रक्टेड टू चेंज। बेंच ट्रेस बनाया जाता है किसको चेंज करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है स्लोप ऑफ लैंड ओनली, सिर्फ लैंड के स्लोप को चेंज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है लेंथ ऑफ स्लोप ओनली, तो सिर्फ स्लोप के लेंथ को चेंज करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा है नन। तो आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन बोथ। जब आप ट्रेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसे आया ऐसे ऐसे गया, मतलब सीढ़ी नुमा, तो आप पाएंगे कि जो पहले जो लंबाई था स्लोप का जो पहले लंबाई था, अब जो आपने छोटा छोटा, मान लीजिए कहीं तो वर्टिकल होता है, वर्टिकल बैटर होता है, कहीं पर बैटर का स्लोप होता है 1/2:1, 1:1, तो उन सारे स्लोप के लंबाई को भी मिलाएंगे तो आपके ओरिजिनल लंबाई के बराबर नहीं होगा। मतलब स्लोप की लंबाई भी चेंज हो जाती है और स्लोप का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है, दोनों। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ग्रेडेड ट्रेस आर रिकमेंडेड फॉर द एरिया वेयर। अभी जो इसके पहले 36 नंबर क्वेश्चन में हमने बताया कि ग्रेडेड ट्रेस, फिर आ गया ग्रेडेड ट्रेस किस टाइप के एरिया में रिकमेंड किया जाता है। बोला जाता है कि ग्रेडेड ट्रेस को बनाइए किस तरह के एरिया में। तो पहला ऑप्शन है रेनफॉल इज हाई, तो सही आंसर है पहला, रेनफॉल इज हाई, जहां पर रेनफॉल ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन है रेनफॉल इज लो, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। ये रेनफॉल जहां पर लो होता है वहां पर लेवल बेंच ट्रेस का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनका लेवल है जो बिल्कुल बराबर है, इनका मकसद होता है पानी को इन्फिल्ट्रेट करना, तो पानी को इन्फिल्ट्रेट करके कंजर्व करना। तो ये जहां पर
कम वर्षा होता है, लो रेनफॉल होता है, वहां के लिए लेवल बेंच ट्रेस सुटेबल है। और जहां पे हाई वर्षा होता है, जहां पानी को निकास करने की जरूरत है, सॉइल उतने ज्यादा पानी को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा, तो क्या किया जाए, तो यहां पर एक वैसा ट्रेस बनाइए जो पानी को निकास करने में हमारी मदद कर सके, पानी को वाटर का ड्रेनेज कर सके। तो पहला सही, और दूसरा किसके लिए है, लेवल के लिए, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है सॉइल डेप्थ इज मोर, बहुत सही है। जहां पर सॉइल का डेप्थ ज्यादा होगा वहां पर हम ग्रेडेड ट्रेस बनाते हैं। लेकिन दो बातें हैं, इनका मेन उद्देश्य होता है हाई रेनफॉल एरिया में रेनफॉल को, मतलब वाटर को सेफली कन्वे करने के लिए, सेफली ड्रेन करने के लिए, सेफली निकास के लिए, सुरक्षित निकास के लिए मेन उद्देश्य होता है। लेकिन वैसा है जहां पर ये तिरछा, ये ढलाव होता है ग्रेडेड ट्रेस। अब मान लीजिए कि सॉइल का डेप्थ कम है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहां आते आते यहां से 10 सेंटीमीटर तो आप खोद देंगे, यहां आप खोद देंगे 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहां जब यहां 10 सेंटीमीटर खोद दिए, ठीक है, यहां तो ऑलरेडी और स्लोप हो गया ना, तो और ज्यादा खुदाई करना पड़ेगा। बराबर का लाइन तो देखिए ए है, ठीक है, तो जब यहां पर ऊपर वाले एंड पर 10 सेंटीमीटर की खुदाई हुई है, तो नीचे वाले एंड पर कितने की खुदाई करनी पड़ेगी, तो ए वाली तो खुदाई करनी ही पड़ेगी, प्लस इसके नीचे भी सॉइल होना चाहिए ना, कि अगर इसके नीचे केवल पत्थर आ जाएगा तो दिक्कत है, तो इसके नीचे भी सॉइल होना चाहिए, मतलब ज्यादा डेप्थ होना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में दो रहेगा कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, तब तो सही होगा, अगर नहीं रहेगा तो ज्यादा सुटेबल हाई रेनफॉल रीजन होगा। चौथा ऑप्शन है सॉइल इज ऑफ शैलो डेप्थ, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, शैलो डेप्थ सॉइल में कभी ग्रेडेड ट्रेस होगा ही नहीं, उसके लिए ज्यादा गहरा मिट्टी की जरूरत है, ज्यादा गहरा खुदाई करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, when water from a confined aquifer is pumped मतलब निकाला गया, कन्फाइंड एक्यूफर से जब वाटर निकाला गया तो कहता है कि which one of the following is lowered मतलब कम होना, जो दिए हुए 4 ऑप्शन है उसमें से कौन कम होता है, तो पहला ऑप्शन है वाटर टेबल। तो भैया कन्फाइंड एक्यूफर में वाटर टेबल कभी कम नहीं होता है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर होता है, तो ऑटोमेटिक ऐसे ही छेद कर दीजिए, बाहर आने लगेगा पानी। अनकन्फाइंड में वाटर टेबल नीचे जाता है, कन्फाइंड में नहीं, तो ये गलत। दूसरा पियाजोमेट्रिक सरफेस, तो पियाजोमेट्रिक सरफेस कहते किसको है, क्या पियाजोमेट्रिक सरफेस लोअर्ड होगा, नीचे जाएगा, तो देखिए किसको कहते हैं। ये मान लीजिए एक्यूफर है कन्फाइंड, ठीक है, इसमें ट्यूबवेल हमने डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर इसको डाल दिया। मान लीजिए जब इसके अंदर डाल देते हैं तो आपको पता है ना कि कन्फाइंड में क्या है, जहां तक छेद कर दिया आपने तो पानी इस पाइप के सहारे ऊपर चढ़ेगा। मान लीजिए पानी आकर के यहां तक रुका हुआ है, मतलब प्रेशर के हिसाब से जितना ज्यादा प्रेशर है उतना ऊपर चढ़ेगा। मान लीजिए यहां तक चढ़ा हुआ है पानी, अब आप इससे पानी ऊपर ले रहे हैं, तो जब पानी ऊपर पंप कर रहे हैं तो कन्फाइंड एक्यूफर के अंदर पानी की मात्रा घटेगी, पानी की मात्रा घटेगी तो प्रेशर घटेगी, अब प्रेशर घटेगी तो ये जो वाटर का हाइट है ये नीचे जाएगा। इसी हाइट को कहते हैं पियाजोमेट्रिक सरफेस, कितना ऊपर तक पानी आ जाए इसी को कहते हैं पियाजोमेट्रिक सरफेस, और प्रेशर कम होगा तो ये कम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, पियाजोमेट्रिक सरफेस कम होता है कन्फाइंड एक्यूफर में, अगर हम पानी को पंप करते हैं, निकालते हैं तब। ऑप्शन नंबर थर्ड है ड्रा डाउन, तो ड्रा डाउन तो इसमें होता ही नहीं कन्फाइंड में, ड्रा डाउन होता है अनकन्फाइंड में। ड्रा डाउन लास्ट लिमिट की बात होती है, जब वो ड्रा डाउन होने लगेगा तो उसको हम कन्फाइंड कहेंगे ही नहीं। और चौथा नंबर ऑप्शन में है नन, तो इसका हो गया 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो गया सेकंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द एग्जैक्ट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन लैंड लेवलिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, जो सिविल का पार्ट हमें पढ़ना होता है। लैंड लेवलिंग में मतलब लैंड को बराबर करना है, लैंड को लेवल करना है,
तो कितना मिट्टी कटेगा एक जगह से, कितना दूसरी जगह फिल होगा, तो इसका मात्रा पहले से हमको निकालना पड़ता है कि कितना कटेगा कितना फिल होगा। तो इसको कंप्यूट करने के लिए 4 मेथड हैं, 3 या 4 हैं। इंड एरिया मेथड, 4 पॉइंट मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड और चौथा में तो इसमें नन, यही 3 है। तो कहीं कहीं 5-6 भी लिखता है, कहीं कहीं यही 3 लिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्मोइडल मेथड। प्रिज्मोइडल की खासियत यह है कि ये हर तरह के केस में वैलिड है। कहीं अगर सुटेबल मिट्टी का कटाव होना है एक फिक्स शेप में, तो वहां पर भी, कहीं फिक्स नहीं है शेप वहां पर भी, हर जगह। लेकिन बाकी सबका ड्रॉबैक है, हर अलग अलग खास खास शेप में ही वो वैलिड होते हैं वाटर सॉइल कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्मोइडल मेथड, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40 तक, 30 से 40, 10 क्वेश्चन का डिस्कशन। नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में। थैंक्स।